बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं सईद चौधरी। दो बड़ी अहम खबरें हैं जिन पे विलाग करना है। एक, डीजीएसपीआर ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने अफगान तालिबान रजीम, भारत, दहशतगर्द, टीटीपी, बीएलए और उनके सहूलतकारों को खबरदार कर दिया है, वाज़ेह ऐलान कर दिया है। हमारी फ़ौज की जो पॉलिसी है, हमारी रियासत की जो पॉलिसी है, उससे आगाह कर दिया गया उनको। और दूसरा मौजूद 27वीं आईनी तरमीम, जनाब 27वीं आईनी तरमीम का जो गलगला है, जो शोर है, ये तो काफ़ी अरसे सुन रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही ये शोर शुरू हो गया था और ख़ास तौर पे जो वकला रहनुमा हैं, जिनमें एहसन बून साहब भी शामिल हैं, वो तो ये कह रहे थे कि जब हमारी जो 26वीं आईनी तरमीम में जो हमारी ख्वाहिश थी, हमारी डिमांड थी पार्लियामेंट से, वो पूरी नहीं हुई थी। हम तो आईनी अदालत चाहते थे, आईनी बेंच नहीं चाहते थे। और सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में भी उन्होंने ये ऐलान किया, 26वीं आईनी तरमीम का भी उन्होंने तफज़ किया, दफा किया और 27वीं आईनी तरमीम के हक में भी बात की। और फिर जब ये बार कौंसलों के, सवाई बार कौंसलों के इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त एक मरतबा फिर उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया। कल मैंने भी अर्ज़ किया था कि जब 27वीं आईनी तरमीम अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करते हैं ना, आईनी तरामीम के हवाले से, ख़ास तौर पे अदलिया के हवाले से तरामीम की जाती हैं, उसमें वकला का किरदार होता है। वो बार एसोसिएशनें जो होती हैं या बार कौंसिलें जो होती हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो अब जो जीत के आए हैं, वो तो हम ही हैं, 26वीं आईनी तरमीम के भी और 27वीं आईनी तरमीम के भी। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने के लिए गया था। ये वो फरमा रहे हैं। अच्छा, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो वफ़द मिलने गया था ना, ये गया था 31 अक्टूबर को। यकम को भी इन्होंने इंतज़ार किया, 2 को भी इंतज़ार किया। उसके बाद जब ये बार कौंसलों के इलेक्शन हो गए, उसके बाद इन्होंने जनाब ये ट्वीट किया कि जब 27वीं आईनी तरमीम जो है, उसके ऊपर मुशावरत हो रही है। ये उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने कहा जब 6 नवंबर को जो सदर पाकिस्तान गए हुए हैं बाहर, जब 6 नवंबर को वापस आएंगे, तो जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं वज़ीर आज़म की तरफ से और उनके वफद की तरफ से, तो उन पे जनाब गौर किया जाएगा। अब जो उन्होंने तरमीम बताई हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आइन के जिनमें तरमीम की जा रही हैं। एक तो उन्होंने यही कहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, ये आइन में हमारे लिखा हुआ है कि जो वो आपको याद हो हबीबुल वहाब अल खैरिया वाला केस जो है 1996 की जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था इंतजामिया और अदलिया अलग अलग होंगे। जो किसी जिले का डिप्टी कमिश्नर होता था ना, उसके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी हुआ करते थे और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो थे उनके पास तहसील के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते थे। फिर इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो इंतजामी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स अलग होते थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होते थे। बाद जगहों पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिन्हें मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर कहा जाता था, वो और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, बात कहते एक ही शख्स जो है वो 2 फ़राइज़ अंजाम दिया करता था। अब वो सिस्टम जो है ये बहाल करना चाहते हैं। आपने ये पंजाब हुकूमत का ऐलान सुना कि 90 दिन के अंदर जनाब कब्जा जो है, ज़मीनों पे जो कब्जा किया हुआ है, वो अगर केस करता है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला हो जाएगा। ये जो मजिस्ट्रेट थे ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समेत, ये जमीनों के तनाजात के फैसला करने का भी इनके पास इख्तियार था। महकमा माल के अफसरों के तौर पे ये काम भी कर सकते थे, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। और फिर यही काम जो है जमीनों के तनाजात वगैरह जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, वो उनके भी फैसले कर सकते थे। अब और फिर अमन अमा की सूरत के हवाले से फौरी अहकामात जो जारी करने होते हैं, फौरी इकदामात का जो तकाजा करते हैं अहकामात, वो जारी करने का इनको इख्तियार होता है। ये अपनी जुडिशरी और इनकी अलहदगी से, इंतजामिया की अलहदगी के बाद ये जो है मजिस्ट्रेट जो है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये जो है ये ख़त्म हो गए थे। अब वो कहते हैं जनाब इनकी हद तक कम से कम जो है ये बहाल किया जाए, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की हद तक। और दूसरी जो आईनी तरमीम है वो सबको पता है, हर बंदे की ज़ुबान पे है, जनाब आईनी अदालत का क्या। ये आईनी अदालत जो है ये आईनी बेंच की बजाय आईनी अदालत होगी। इस पे पीपल्स पार्टी का भी इत्तेफाक है। इवन ये कि उस वक्त जब 26 महीने तरमीम आ रही थी, तो इस पे जो पीटीआई के कुछ लीडरान हैं
वो भी इससे इत्तेफाक कर रहे थे। फिर बीच में जनाब मौलाना साहब आ गए और फिर कुछ और पीटीआई ही के कुछ और लोग आ गए जनाब, उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये आईनी अदालत, इंडिपेंडेंट आईनी अदालत नहीं, ये तो मिसाक जमहूरियत में जो तय हुआ था, जो जमातें शामिल थी मिसाक जमहूरियत में, उन्होंने साइन किए हुए हैं जनाब एक आईनी अदालत होगी। तो अब आईनी अदालत, और इसमें जो बून साहब हैं, एहसन बून साहब आजम तालिब के बड़े करीब हैं, वो तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब उसकी रिटायरमेंट की उम्र जो है ना वो 70 साल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक आईनी अदालत के मेंबर के तौर पे वो काम कर सकता है, जज के तौर पे काम कर सकता है। ये तो होगी जनाब आईनी अदालत। इस पे तो दोनों पार्टियों में कोई इख्तलाफ नहीं है आईनी अदालत के क्याम से हवाले से। और दूसरी जो है, उन्होंने कहा जनाब ये जो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जजों के तबादले हैं, जो आइन का आर्टिकल शायद 200 है, उसके तहत तो जैसे ये सरफराज डोगर साहब नहीं कहते लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में, फिर उनकी सीनियरिटी का मसला बन गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। वो मेरा ख्याल है कि उसमें जो आर्टिकल 200 है ना, उसमें कोई तरमीम वो ला रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, ये मेरी इतला है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जनाब वो उनकी मर्जी की रजामंदी पूछना जरूरी नहीं है, वो जो जज है एक हाई कोर्ट से दूसरे, इस वक्त ये है ना कि मुतलका जज से पूछा जाता है, उसके चीफ जस्टिस से पूछा जाता है, दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से पूछा जाता है, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मशवरा किया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, यानी उसमें 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान, मुतलका जज और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनकी मुशावरत के साथ ये ट्रांसफर जो है एक अदालत से हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में हो सकती है, प्रोविजन मौजूद है। लेकिन उसके लिए इजाजत जरूरी है, मैंने अर्ज किया, रजामंदी जरूरी है मुतलका जज की। अब ये कह रहे हैं रजामंदी वाला जो है हम खत्म कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ये मुनासिब होगा। हाँ ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब अगर जज जो है रजामंद है और दूसरी अदालत में चला जाता है तो फिर उसकी सीनियरिटी के हवाले से जो उन्होंने सदर को कहा था जनाब नोटिफिकेशन में वादे करें सीनियरिटी वाली बात, ये वो सारी चीजें मेरा ख्याल उसमें शामिल हो जाएंगी। बहरहाल एक कह लें कि जनाब 10% से चांस भी है कि जनाब उनकी रजामंदी खत्म कर दी, लेकिन इसको मानना मुनना किसी ने नहीं, ना ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप वाले एहसन बून वाले ग्रुप जो है उसने मानना है। इसका कोई और रास्ता शायद में भी निकाल लिया जाए। और फिर एक और जो उन्होंने बात की है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें जो सवाई हिस्से हैं, जो ट्वीट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो कहते हैं जनाब सवाई जो हिस्से हैं, जो हिस्सा मिलता है सूबों को, उसके तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए एनएफसी अवार्ड में वो कहते हैं जनाब वो तरमीम लाना चाह रहे हैं। अब जो ये वाली तरमीम है ना, ये भी जो एक शोर मचाया जा रहा है जनाब, सूबों के जनाब फंड जो हैं वो जनाब कम किए जा रहे हैं, हिस्सा कम किया जा रहा है, इस तरह की बातें शायद की जा रही है कि 57% जो है वो सूबों को मिलता है। सबसे ज्यादा आबादी की वजह से पंजाब का हिस्सा है, फिर सिंध का है, फिर केपी का है, फिर बलोचिस्तान का है। लेकिन पिछला जो एनएफसी अवार्ड था उसमें जो ये पंजाब ने खास तौर पे अपना हिस्सा जो है उससे दस्तबरदार हुआ था बलूचिस्तान के लिए और अमन अमा के लिए फंड्स वगैरह की फराहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा में, और शायद सिंध ने भी कुछ परसेंट जो है 1% जैसे कम कुछ उन्होंने भी अपना जो हिस्सा है ये छोड़ा था। अब जो एनएफसी अवार्ड है ना, जो नेशनल फाइनेंस कमीशन कायम होता है आइन के आर्टिकल 160 के तहत, वो इसका तयन करता है। चारों वज़रा भी उसमें शामिल होते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि जनाब किस सूबे को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, परसेंटेज तय की जाती है उसमें। और इसमें जो एक आर्टिकल है 160 का 3A, वो ये कहता है कि अगर पिछले अवार्ड में जितना हिस्सा एक सूबे को दिया जाता है, जो फंड्स दिए जाते हैं, तो उसके बाद वाले जो अवार्ड आते हैं उसमें वो कम नहीं किया जा सकता हिस्सा उसका, वो रकम कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। ये वाला जो है ना मेरा ख्याल 160(3), इसमें में भी कोई तरमीम की जा रही है, माशी हालात के मुताबिक जो है ये फैसला किया जाएगा। और फिर हार्डशिप भी होती हैं कुछ सूबों की, उनको भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। इस तरह की चीजें जो हैं मेरे ख्याल इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन ये इतने बड़े फड्डे वाला वो कहने आप तरमीम नहीं है, मामला नहीं है कि इसमें फड्डा ही पड़ जाए, 1.5 लाख पैदा हो जाए, ऐसा इसमें दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। और फिर उन्होंने जो ये बात की है कि जनाब तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी वाले जो महकमे हैं, ये वो कहते हैं सूबों से वापस लेके वफाक को दिए जाएं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी ये सूबों को जो तालीम का मामला देने के हवाले से। और फिर तालीम से मुराद सिर्फ ये वाली तालीम नहीं, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाली, ये भी तो हो सकता है ना। इसमें जो मदारस में
निसाब बढ़ाया जाता है। उस हवाले से भी वफाक जो है वो कुछ चाहता हो, इख्तियारात चाहता हो, ये भी तो हो सकता है ना। बहरहाल इसमें भी मेरा ख्याल ज्यादा फटा चढ़े नहीं पड़ना। और जो NFC वार्ड में अगर पंजाब राजी हो गया तो मेरा ख्याल है बाकी भी राजी हो जाएंगे, ख्याल ये है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रौला पड़ा हुआ है ना, वो है जो आर्म फोर्सेस की कमांड और कंट्रोल का आर्टिकल है 243। वो कहते हैं 243 में भी ये तजवीज की है, जो उन्होंने बात की है, जो वफद आया था वज़ीर आज़म की क़यादत में सदर से मिलने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब उसमें भी कोई तरमीम जो है वो की जाएंगी। अब ये बड़ा अहम इशू है, इस पे जनाब हर बंदा जो है वो ज़ाहिर है दिमाग भी लड़ा रहा है, ज़राए भी लड़ा रहा है, असल खबर निकालने की कोशिश भी कर रहा है कि ये मामला क्या है। पहले तो हम ये देखेंगे ये आर्टिकल है क्या, और दूसरी बात ये भी देखनी है कि ये कब तक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जनाब जो अजलास है ना, आज मंगल को सेनेट का अजलास 5 बजे हो रहा है, और कल बुध को 5 नवंबर को ये कौमी असम्बली का अजलास 5 बजे बुलाया गया। ये कंटिन्यू करेंगे मेरा ख्याल ये अजलास जो हैं, और इन्हीं अजलासों के दौरान में भी जो आईनी तरमीम है, मुजवजा आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश कर दिया जाए। और जो मैं कह रहा हूँ ना कि जब 14-15 से आगे, शायद नवंबर से आगे मामला ना जाए, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं और जो नून लीग वाले हैं, उन्होंने अपने जो अरकान असम्बली हैं और सेनेटर्स हैं उनको ये हिदायत कर दी है कि 14 तक जो है आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, 14 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहना है। इसका मतलब है कि 14 नवंबर तक या 14 नवंबर को या उससे पहले अंदाजा है कि इस पर वोटिंग जो है ये हो सकती है। ज़ाहिर है 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी उसके लिए। तो अब ये जो मैं कह रहा हूँ ना 243 जो आर्म फोर्सेस से कमांड और कंट्रोल का जो आर्टिकल है, वो पहले तो ये देखें ना वो है क्या, उसमें क्या सदर के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, हुकूमत के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, या फिर आर्मी चीफ के इख्तियारात में इजाफा किया जाए, फील्ड मार्शल का कोई नया जो है ओहदा वो क्रिएट किया जा रहा है। फील्ड मार्शल भी हो गए हुए ना असम मुनीर साहब अब। तो ये पहले तो ये देख लें है क्या, ये हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। 243 जो है ये मुसल्लह अफवाज की जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी कमांड और कंट्रोल से मुतल्लक है, और जो वफाकी हुकूमत है वो कमांड और कंट्रोल उसके पास होगा, लेकिन जो सदर मुमलिकत हैं वो सुप्रीम कमांडर होंगे। जो पहला सब आर्टिकल है जो कहते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल हुकूमत के पास होगा मुसल्लह अफवाज का, तो उसको मुतासर किए बगैर ये सदर का इख्तियार होगा, यानी कि असल कंट्रोल जो है वो हुकूमत के पास ही होगा। सदर जो है हुकूमत की एडवाइस पे ये काम करेंगे। और दूसरा जो कवानीन है मुतल्लिका मुल्की कवानीन, उनके तहत जनाब वो जो अफवाज हैं मुसल्लह अफवाज जो हैं बर्री बहरी और फ़ज़ाई जो हमारी अफवाज हैं उनके दस्तों की तश्कील का नई कोरें शोरें ये वो सारा कुछ बनना होता है। और फिर जनाब वो मुसल्लह अफवाज में जो कमीशन होता है वो सदर जो है वो अता करेगा। ये तो पहले भी, यानी ये तो सेरेमोनियल है ना एक तरह से कि हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे जनाब वो होता है। और फिर वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पे ना वो तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनका तकर्रर करेगा, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसका तकर्रर जो है सदर करेगा, लेकिन एडवाइस होगी वज़ीर आज़म की, एक बात होगी। और फिर उनकी तनख्वाहों का, मुराद का वो भी फैसला जो है वो सदर ने करना होता है। अब ये इतना मुतवाज़न आर्टिकल है 243 जो है कि इसमें बाजार कोई तरमीम हो ही नहीं सकती। हुकूमत जो है वो जो कमांड एंड कंट्रोल है उसके पास वो सदर के हवाले नहीं कर सकती जब सदर अपने तौर पे कोई फैसला कर ले। और ये भी नहीं हो सकता कि ये इख्तियार सदर से लेके किसी मुसल्लह अफवाज में से किसी के सरबराह को दे दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। ये तो जो एक चेन है, चेन ऑफ कमांड, उसकी मुनाफी है। ये मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा। फिर होगा क्या, ये जो शोर मचा हुआ है कि जनाब पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट किया ना, मैंने अर्ज किया कि जनाब ये मुलाकात तो 31 को हुई थी, और फिर जो बार काउंसिलों के इलेक्शन थे उनका इंतजार किया गया कि जनाब वो रिजल्ट आ जाए। अगर हमारी मर्जी के रिजल्ट आ जाते हैं, हमारे लोग जो हैं वो बार काउंसिलों पे उनकी अक्सरियत होती है, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन और
पाकिस्तान बार काउंसिल में उनकी अक्सरियत आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट बार में पहले ही उनकी अक्सरियत आ गई हुई है, 26 में आईनी तरमीम की हमायत करने वाले और 27 में आईनी तरमीम जफ्जा तरमीम की वो मंजूरी देने वाले जो वकील हैं उनकी। तो फिर उन्होंने जनाब ये मैंने कहा ना 31 को ये मुलाकात हुई थी। फिर जो दूसरी ये जो 243 वाली बात है ना, ये जनाब जो 243 में तरमीम वाली बात है, ये इससे पहले भी एक मुलाकात हुई थी। वो जो हुई थी जनाब 15 अक्टूबर को, और वो मुलाकात में एक मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, फील्ड मार्शल के साथ, आजम अली जरदारी है उसमें, और दूसरी मुलाकात जो हुई थी वो वजीर आजम की उनके साथ हुई थी। और दोनों मुलाकातें जो है 1-on-1 दोनों ही थे, यानी कि एक मुलाकात जो वजीर आजम वाली मुलाकात थी वो कुछ तो पहले तो थे लोग वफद में, लेकिन बाद में वो वजीर आजम और सदर अलग कमरे में उन्होंने ये मुलाकात की थी। लेकिन जो उससे पहले मुलाकात करके गए थे आर्मी चीफ जो हैं मौजूदा हमारे आसम मुनीर साहब, वो जनाब उससे पहले सदर के साथ मुलाकात करके गए थे। ये मामला है। अब ये इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो आपको याद होगा कि मुख्तलिफ कवानीन जो हैं, जो खास तौर पे डिक्टेटर जो हैं वो जारी करते थे, या फिर 1973 से पहले कुछ कवानीन ऐसे थे। तो जब 1973 का आइन बना तो यहाँ मुख्तलिफ शेड्यूल जो हैं आइन में, स्केड्यूल जिसको कहते हैं या फिर जदवल कहते हैं उर्दू में, वो शामिल किए गए थे। और उनमें जो वो वाले कवानीन थे उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। ये हुआ था उसमें। और आपको याद होगा कि जब परवेज एक आइन का आर्टिकल है शेड्यूल 6, आर्टिकल नहीं शेड्यूल है 6। अच्छा, फिर जो कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला, LFOs को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला वो 270, 270A, फिर AA, ये सारे आइन में शामिल हैं। और फिर वहाँ जो शेड्यूल 6 होता था आइन में, वो 18वीं तरमीम में फिर ख़त्म कर दिया गया। वो था जनाब वो कवानीन जो सदर की पेशगी इजाज़त के बगैर उनमें तरमीम नहीं हो सकती। ये शेड्यूल 6। और शेड्यूल 6 के जो मुशर्रफ ने 2002 में मुख्तलिफ आर्डर्स जारी किए थे, जो कवानीन जारी किए थे, उनमें पुलिस आर्डर जो है मौजूदा ये भी शामिल था, लोकल गवर्नमेंट्स वाला जो है ये भी उसमें शामिल था। और फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने एक आर्डर जारी किया था, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज का आर्डर जारी किया था, और फिर उन्होंने एक और आर्डर जारी किया था, क्वालिफिकेशन टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस, ये वाला। ये आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने जब 2002 के इलेक्शन हुए हैं तो इन कवानीन के जरिए उन्हें एक पाबंदी लगाई थी। वो पाबंदी ये लगाई थी कि कोई शख्स तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, याद है आपको? और ये जो आर्टिकल है, ये जो कानून है, ये शेड्यूल 6 में डाला गया था। यानी शेड्यूल 6 ये कहता है कि सदर की पेशगी इजाजत के बगैर इस कानून में जो जहां शेड्यूल में दर्ज कर दिया गया है उसमें तरमीम नहीं हो सकती। और सदर साहब ने मंजूरी नहीं देनी थी, या तो 2/3 अक्सरियत के साथ इसको शेड्यूल 6 से निकाला जाता, एक तरीकाकार था, या फिर जो सदर है वो मंजूरी देते कि ना ठीक है आप तरमीम कर लें इसमें। फिर 18वीं तरमीम में इसको शेड्यूल से निकाल दिया गया था, शेड्यूल 6 में से। अब ये जो लेके आ रहे हैं ना, जो मैंने कहा कि आप ये भी जो वो एक मुर्तफर हम आपको दिखा रहे हैं, उसके जो 243 है ना, उसके 4 आर्टिकल्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, वो मैंने बयान कर दिए। उसमें अब एक 5वां आर्टिकल जो है वो शामिल किया जा रहा है। वो 5वां आर्टिकल जो है बड़ा अहम है। उसमें ये जो फौज से मुतल्लिका कुछ कवानीन है ना, उसमें एक शेड्यूल का इजाफा किया जाएगा, इनमें शेड्यूल 8, 8वां शेड्यूल, वो उसमें इजाफा किया जाएगा। उसमें वो कवानीन जो है वो शामिल कर दिए जाएंगे। आपको याद होगा नवंबर 2024 में आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई थी, नेवल एक्ट में तरमीम की गई थी, और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की गई थी। और इन तरमीम के जरिए जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत ओहदे की मुद्दत थी ना 3 साल, वो बढ़ा के 5 साल कर दी गई थी इनकी। तो वो एक था। और उसमें फिर कुछ और तरमीम भी की गई थी जो इनकी रिटायरमेंट के हवाले से, जो पहले एक तरीक़ाकार था, जो उम्रें इनकी मुकर्रर थी, उम्रों का तयन हुआ था, तो वो जनाब उसमें भी तरमीम की गई थी। और फिर इनको एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट वाला जो है उसमें
वो भी था कि जनाब अगर रिटायरमेंट की उम्र से पहले पहले हो तो फिर वो मुद्दत पूरी करेगा, इस तरह का वो उसमें ये तरमीम की गई थी। ये आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट में, तीनों में ये तरमीम की गई थी। तो ये जो है अब ये हो कि अगर फर्ज करें इलेक्शन हो जाते हैं और हुकूमत आ जाती है किसी और की, और उनकी हुकूमत आ जाती है जो चाहते हैं कि जनाब ये जो लोग हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत वाला जो 3 साल वाला है वो वापस लाया जाए, इनको घर भेजा जाए, बजाय इसके कि इनको वो डीनोटिफाई करें इनके तकर्रर को, वो कानून में तरमीम कर ले। इस कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये मैंने अर्ज किया कि इसमें सब आर्टिकल 5 जो है ये शामिल किया जा रहा है, और वो 5 ये होगा कि ये जनाब जो शेड्यूल 8 में कवानीन दिए गए हैं उनको ना रिपील किया जा सकेगा, ना उनमें कोई तरमीम की जा सकेगी, ना उनको मनसूख किया जा सकेगा। ये 3 चीजें होंगी उसमें। जो सब आर्टिकल 5 होगा 243 का, यानी जो उम्रों में जो इजाफा वगैरह हुआ है, मैं एक मरतबा और वजाहत के साथ बता दूं कि ना उनमें तरमीम होगी, ना मनसूख होंगे, ना वो तहलील होंगे, ये उसमें कर दिया गया है। और उसके लिए वो अगर करना है उसमें तो फिर कैसे होगा, ये भी है ना। वो शेड्यूल 6 वाला नहीं है कि सदर की इजाजत के साथ, पेश की इजाजत के साथ मशरूत, नहीं 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 नहीं, वो अलग शेड्यूल है, शेड्यूल 8, उसके तहत जनाब होगा। और वो ये कहेगा कि जनाब ये जो 5 है सब आर्टिकल, वो ये कहेगा कि जनाब ये इनमें कोई तरमीम नहीं हो सकती जब तक के इस क्लाज को खत्म करके, इस क्लाज ही के जरिए उसमें तरमीम की इजाजत नहीं दे दी जाती। यानी आइन में तरमीम करना पड़ेगी। ये जो आर्मी एक्ट है, नेवल एक्ट है और एयरफोर्स एक्ट है, जो इनके उहदों की मियाद बढ़ाई गई है और एक्सटेंशन की बात की गई है, रीअपॉइंटमेंट की बात की गई है, रिटायरमेंट की उम्रों में कुछ रद्द-बदल किया गया, इनमें अगर तरमीम करनी है एक्ट्स में, तो फिर इसी तरह मंजूरी लेना पड़ेगी जैसे 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम की जाती है ना, इसी तरह 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। यानी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है इन कवानीन को अगर ये तरमीम जो है ये मंजूर हो जाती है। इतना सारा इशू है और मेरा ख्याल है कि प्याली में तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी टाइम बाकी है, देखें जब तफसीलात सामने आएंगी। जो मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, जब मेरे जो छोटे मोटे ज़राए हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, तो वो मैंने खबर आपके सामने रख दी है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब हमने खबर ये ब्रेक कर दी है कि जो 243 है उसमें क्या तरमीम आने वाली है। और आखिर में अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो DGSPR ने सीनियर साफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, तो उसमें जनाब उन्होंने एक तो ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है इंडिया को कि जनाब भाई साहब आपने जो मशकें कर रहे हैं ना, अगर आप बहरिया के जरिए समुद्रों में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते तो करें, फिर देख लेंगे हम आपको। यानी कि वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया भाई नेड़े ना आना। और वो पीछे हट गए। वैसे ये हमारी जब ये शुरू हुई है ना बहरिया की मशकें, वो पीछे हट गए बेचारे। और दूसरा, उन्होंने ये तालिबान और के जो करिंदे हैं उनको आगाह किया, और अफगान तालिबान को उन्होंने आगाह किया जनाब से गालते रहो। उन्होंने ये कहा कि अगर जनाब, एक बात उन्होंने फिर वही बात की है कि ये जो वहाँ है, ये तो जो इन्होंने अमेरिका के साथ माहदा किया था दोहा में, ये तो इन्होंने जिरगा बनाना था, लोई या लोया इस तरह उसका नाम है जिरगे का, तो उसके जरिए अवाम की मांगों के मुताबिक नुमाइंदा हुकूमत इन्होंने बनानी थी। लेकिन ये वहाँ डिक्टेटर बन के बैठे हो और वो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ नुमाइंदा हुकूमत हो, रिजीम चेंज वाली बात। और दूसरा, उन्होंने कहा जनाब अगर ये मुज़ाकरात के जरिए मसला हल नहीं होता ना, फिर हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, और दूसरे तरीके में अपने मुख्तलिफ इलाज में अर्ज कर चुका हुआ हूँ। और उसमें जो सबसे पहला तरीका है वो तो जो सरहद बंद की हुई है हमने, वो भी प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका ही है ना। और फिर दूसरा उन्होंने कहा जनाब ये जो झूठ बड़ा बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, वो टैंक जो पकड़ के ले गए थे, मैंने कहा ये पाकिस्तान के पास टैंक है ही नहीं, रूसी दौर का टैंक निकाल के ले आए जनाब ये पाकिस्तान ने, जनाब ये पाकिस्तान का टैंक हम पकड़ के लेके आए हैं। कभी जनाब जंगी मशकें दिखाते हैं, उसमें पाकिस्तानी तैयारे दिखा रहे होते हैं, कभी हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, कभी कुछ। और इंडिया को मैंने पहले भी अर्ज किया अपनी पड़ी हुई है, ये इंडियन की मदद को उस तरह नहीं पहुंच सकता जनाब, उधर से वो आएंगे जनाब पाकिस्तान को सैंडविच बना देंगे। वो तो उनको एक फिक्र और पड़ी हुई है कि जनाब उनका जम्मू से एयर चीफ उठता है एक त्यारे में, त्यारों की नकल हरकत का पता चल सकता है, ऐप्स मौजूद हैं।
लेकिन वो जनाब जम्मू से उठता है, अम्बाला में उतरता है और हम उनको बता देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे हमने आपको टारगेट किया था, यहाँ हम कर सकते थे। यहाँ तक तो, और वो राजस्थान में कोई जनरल जाता है तो वो जनरल का हमें पता होता है जनाब फलां जगह पे बैठा हुआ है। उनकी तो वो कहते हैं हर गई हुई है, वो तो हमने उनको एंगेज कर लिया हुआ है, जंगी मुश्कों वालों को। और बहरहाल उन्होंने ये कह दिया जनाब, जो डीजीएसपी आ रहे हैं जनाब, किसी के लिए कोई माफी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बात नहीं है दहशत गर्दों के साथ। जो ये बात करते हैं दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात वाली, वो शायद जो है कन्फ्यूजन वो कह रहे हैं फैला रहे हैं। और फिर वो गवर्नर राज वाली बात की और 243 वाली बात की। तो उन्होंने अब ये हुकूमत का काम है, तो हमारा काम तो है नहीं ये, तो जो हुकूमत ने करना वो करे, तो हमें आप सियासत में ना घसीटें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जनाब जो जितनी कार्रवाई होती में कितने, जो वो कहते हैं कि पिछले 3-4 माह में जो हुई है ना कार्रवाई में, ये जो फोर्सेज है अफगान फोर्सेज, जो उसके सिपाही हैं, वो इनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने के लिए कवर देते हैं, फायरिंग करते हैं पीछे से ना। वो कहते हैं 206 जो अफगान फौज के या फोर्सेज के सिपाही हैं ना, वो मारे जा चुके हैं इसमें। और वो कहते हैं कि ना 62,000 जो 2025 में, वो कहते हैं 62,113 जो है इंटेलिजेंस बेस जो हैं ये ऑपरेशन किए गए हैं, और 1,667 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मारे हैं, और इनमें 128 जो है वो अफगान बशिंदे। तो उन्होंने तमाम सबूत बात सामने रख दिए। बहरहाल उनकी जो ये गुफ्तगू थी सीनियर साफियों के साथ, उसके बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जहाँ जहाँ पहले दिन खड़े थे, वो जो मैंने अर्ज किया था ना कि न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट जो हमने तय कर लिया हुआ है, उसी पे खड़े हैं। जो हमारी तरफ बढ़ेगा वो खुद ही अपनी तबाही का जिम्मेदार होगा। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये बात कर दी है कि जनाब हम भी जो है एटमी तजर्बात करेंगे। वो कहते हैं मैंने कह दिए अपने वजीर जंग को, वजीर दफा को, अब उन्होंने वजीर जंग का नाम दे दिया हुआ ना। तो वो कहते हैं जनाब रूस भी करता है, चीन भी करता है, और शुमाली कोरिया भी करता है, और पाकिस्तान भी करता है। और जनाब ये हमें बताते नहीं है, बड़े ताकतवर हैं, इनकी ताकत का अंदाजा नहीं है आप लोगों को। ये जेर जमीन बहुत नीचे जाकर जनाब तजर्बे करते हैं, बस हल्की सी जमीन हिलती है हमें पता चल जाता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता ये कितने ताकतवर हैं। इंडिया का नाम उन्होंने नहीं लिया कि इंडिया के पास ज़ाहिर इंडिया भी जौहरी जो कुव्वत है ना, लेकिन उन्होंने उनको मेरे ख्याल से खातिर ही नहीं गिना उन्होंने। और फिर इन्होंने जो हमारे आर्मी जीवन का जब उनसे पूछा गया डीजीएसपीआर से, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो है ये ज़ाहिर है, हमारे पास अगर एक हर कौम को जो या हर मुल्क को जो हक हासिल है कि अपने दिफा के लिए करे, इकदाम करे। तो उन्होंने ना तरदीद की ना ये कोई तईद की, यही बनता था। और दूसरा उन्होंने जो बात की है ना, वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाले वो कहते हैं ना ड्रोन आ गए अमरीकी, ये वो कोई अमरीकी ड्रोन श्रोन वो कहते हैं जनाब ना हमने इजाजत दी है, ना आते हैं, जो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं जनाब ये ना जो अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ वादी तीरा में पिछले दिनों इन्होंने ऑपरेशन किया था तो ड्रोन श्रोन से, वो कहते हैं 12,000 एकड़ पे इन्होंने पोस्ट कास्ट की है फ्यून, और फिर जनाब उसको जनाब ये बेचते हैं अफगानिस्तान में, और वहां से चर्च बन के आती है, मुख्तलिफ किस्म के नशे जो है कीमती आइस उस पता नहीं क्या क्या उससे बनता है, वो सारे बनते हैं। वो कहते हैं ना एक जो एकड़ है ना वो 18 लाख से कोई 32 लाख तक वो जनाब देता है उनको जो काश्तकार होते हैं। और वो कहते हैं तमाम स्मगलर जो हैं वो उनके पीछे हैं, और उसमें सियासतदान भी हैं। वो कहते हैं मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, उसमें सियासतदान भी हैं। और जब ये कार्रवाई होती है तो वो जनाब शोर मचाते हैं और जनाब दहशतगर्दों के साथ जाग खड़े होते हैं, उनकी सूरतकारी करते हैं। ये उन्होंने कहा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।